दोस्तों, अंधेरी रात का समय था। अंधेरी सुनसान गली में मेघा तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ी चली जा रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि सामने की तरफ कोई परछाई बढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। हे भगवान, ये कौन आ रहा है सामने से? और आज कैब खराब होने से पहले ही रात के 2 बज गए हैं और इन कुत्तों के रोने की आवाज़ से मेरे तो पैर कपकपा रहे हैं। और ऊपर से इतनी रात को गली में ही कौन खड़ा हुआ है? मेघा अभी सोच ही रही थी कि सामने से आती परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक गई। मेघा ने अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर सफ़ेद रंग का मास्क लगा रखा था और उसका मास्क खून से भीगा हुआ था। मेघा, कौन कौन? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? मेघा, क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर हो। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ? ये देखो मेरा चेहरा। अब बोल, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही उस औरत ने अपने चेहरे से खून से सना मास्क हटाया, उसके चेहरे की हालत देखकर मेघा की रगों में खून जमने लगा और उस औरत का चेहरा होठ के पास से जबड़े तक कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने छुरे से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उसका भयानक चेहरा देखकर मेघा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। आ! मैं बहुत सुंदर हूँ ना? अब तुझे भी मेरे जैसा सुंदर बनना होगा। डर से कांपते हुए मेघा ने सामने खड़ी औरत की ओर देखा। उसके चेहरे से खून और मांस के टुकड़े लटक रहे थे। अगले ही पल वो औरत बिजली की तेजी से मेघा के नजदीक आ गई। उसने एक धारदार चाकू से मेघा के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को मुंह के पास से जबड़े तक काटकर बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। मेघा के चेहरे को चाकू से गोदने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसलिए उसने दर्द से कराती हुई मेघा के सीने पर चाकू से एक के बाद एक वार करती गई। कुछ पल तक दर्द से कराहने के बाद मेघा की आंखें बंद हो गईं। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो औरत अपना मास्क पहनकर एक बार फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह पुलिस को मेघा की कटी फटी लाश बरामद होती है तो हर तरफ सनसनी फैल जाती है। मेघा की मौत के कुछ दिन बाद सुरेश नाम का एक व्यक्ति उसी गली में ही मकान किराए पर ले लेता है। शाम के समय, अरे भाई जी, 8 बजने वाले हैं। 8 बजे के बाद कोई सामान नहीं मिलेगा। जिसको जो सामान लेना है जल्दी से लेकर यहाँ से चले जाओ। अरे भाई साहब, क्या बात है? आप सभी इतने डरे हुए क्यों हो? आपको दुकान बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे भाई जी, लगता है मोहल्ले में नए नए आए हैं। आपको शायद पता नहीं है, आजकल यहाँ अंधेरे में कोई चुड़ैल घूम रही है। अरे, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की की बेदर्दी से हत्या कर दी है। अरे भाई साहब, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। भाई साहब, यह सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अरे आप मानो या ना मानो भाई जी, आपकी मर्जी, लेकिन मैं अंधेरे होने के बाद दुकान नहीं चलाऊंगा। मैं तो आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि अंधेरे होने से पहले आप अपने घर में चले जाइए, बाहर मत निकलिए। सुरेश को उस मकान में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। अपने कानों में हेडफोन लगाकर वो रात के सन्नाटे में अपने कमरे का सामान सही कर रहा था। आधी रात के समय अचानक ही उसने महसूस किया कि गली से कोई दौड़ते हुए उसके कमरे की खिड़की के पास होकर गुजर रहा है। अरे, ये इतनी रात को कौन दौड़ रहा है, वो भी गली में? सुरेश ने थोड़ी सी खिड़की खोलकर झाँक कर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या सुंदर? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। अब मुझे जाने दो। लड़के का इतना कहते ही वो औरत अपना मास्क हटाकर लड़के को अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ, देखना। क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? उस भयानक शकल वाली औरत को देखकर वो लड़का थर थर काँप रहा था। अचानक ही उस औरत ने अपने चमकते हुए धारदार चाकू से उस लड़के के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को मुंह के पास से काटकर अपने जैसा बना दिया। लड़के के चेहरे से खून और मांस के लोथड़े लटक रहे थे और वो दर्द से कर्रा रहा था।
कुछ पल में लड़का बेहोश हो गया और वो चुड़ैल अपना मास्क पहनकर अंधेरे में गायब हो गई। देवा रे देवा, यह बात तो सच्ची है कि चुड़ैल है, लेकिन यह ऐसा क्यों पूछ रही थी कि यह सुंदर है कि नहीं? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और ये ऐसी बनी कैसे। हेलो दीपक, अरे मुझे तेरी मदद की जरूरत है यार। तुम्हारे थाने में कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें किसी औरत की लाश मिली हो और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ हो? मैं चेक करके बताता हूँ। दीपक कुछ देर तक फाइलें चेक करता है और फिर उसके बाद सुरेश को फ़ोन करता है। अरे सुरेश, यह गांधीनगर विकास कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी जिसका चेहरा तेरे बताए अनुसार एकदम ऐसा ही कटा फटा है। तू वहाँ जाकर पता कर ले। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन सुरेश विकास कॉलोनी पहुँच जाता है। अरे, सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। सुरेश उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और तेजी से उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे भैया, क्या उस पगलेट के घर पर चले गए थे क्या? अरे भाई, जब से वो सोमवती मरी है ना, उसका कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उससे बचकर रहना। सोमवती? सोमवती वो 112 वाली सोमवती? क्या हुआ था उसको? क्या हुआ था? अरे सोमवती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही रामलाल ने उससे शादी कर ली थी। बहुत प्यार करता था रामलाल सोमवती को। सोमवती को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन सोमवती की खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। रामलाल उसे घर में कैद कर कर रखने लग गया था। रामलाल उसे ना किसी से बात करने देता था और ना ही कहीं आने जाने देता था। और फिर एक दिन रामलाल की मुंबई में नौकरी लग गई। उसकी पत्नी को यहाँ कैद करके वो सप्ताह में 5 दिन नौकरी करता और छठे दिन यहाँ आ जाता। और इसी बीच सोमवती और राजेश में नज़दीकियां बढ़ गई और रामलाल की अनुपस्थिति में राजेश उसके घर जाता और दोनों पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन रामलाल सोमवार को अचानक से घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को राहुल के साथ देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने राजेश को खूब पीटा और जब राजेश बेहोश हो गया तो रामलाल ने चाकू से अपनी पत्नी का चेहरा पूरी तरह से काट दिया ताकि आज के बाद कोई उसका खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। सोमवती के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद रामलाल उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तू सुंदर है? बोल, अभी भी तू सुंदर है? पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो इन दोनों को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से भाग गया था। पूरी रात राजेश और सोमवती घर में बेहोश पड़े रहे थे और अगले ही दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देखकर मोहल्ले वाले रामलाल के घर पहुंचे। तब तक सोमवती की मौत हो चुकी थी, लेकिन राजेश में अभी भी सांस बाकी थी। राजेश को हॉस्पिटल ले जाया गया जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन सोमवती की मौत के गम में राजेश अपनी सूध-बूध खो बैठा। वो आज भी हर पल उसी का नाम लेकर पुकारा करता है। और रामलाल, रामलाल कहाँ गया? अरे रामलाल तो कुछ दिन बाद बुरी हालत में मरा हुआ मिला था। लोग बोलते हैं कि उसका चेहरा भी पहचानने लायक ही नहीं था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे रामलाल ने सोमवती को मारा था। सुरेश को अब सारी कहानी समझ में आ गई थी। सोमवती की आत्मा रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से रामलाल ने उसे मारा उसी तरह से वो सभी को मारना चाहती है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय रामलाल ने उससे पूछा था कि क्या वो सुंदर है? सुरेश वहां से अपने घर जाता है क्योंकि अभी तक सोमवती ने सारे हमले अमावस्या के दिन ही किए थे। इसलिए अमावस्या के दिन सुरेश रात होने का इंतजार करने लगता है। रात के तकरीबन 2 बजे वो घर से बाहर निकलकर गली में घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद सोमवती सुरेश के सामने एक मास्क लगाकर प्रकट हो जाती है। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा? मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? इतना कहकर सोमवती अपना मास्क उतारकर दूर फेंक देती है और भयानक आवाज में चीखने लगती है। सोमवती के कटे चेहरे से खून टपक रहा था जिसे देखकर सुरेश का डर के मारे खून जमने लगा था। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ हाँ, तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो।
सुरेश की बात सुनकर सोमवती चाकू से उसके चेहरे पर वार करती है। क्या मैं सुंदर हूँ? राजेश की नज़र से देखो तो तुम आज भी सुंदर हो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सोमवती सच में तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। राजेश का नाम सुनकर सोमवती कानों पर हाथ रखकर चीखने लगती है। बस करो तुम, बस करो तुम। मर्द बस औरतों के खूबसूरत चेहरे से प्यार करते हैं। सबके सब धोखेबाज और मक्कार हो। इतना कहकर सोमवती चाकू लेकर एक बार फिर सुरेश की ओर बढ़ने लगती है। सोमवती, सोमवती, मत मारो मुझे, मत मारो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोमवती, मेरी नज़र से देखो, तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? सोमवती, मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो सोमवती। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। सोमवती चाकू देकर सुरेश के सीने में घोंपने की कोशिश करती है और तभी राजेश सुरेश के सामने आ जाता है और चाकू राजेश को लग जाता है। अब बस करो सोमवती, बस करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब तुम किसी को भी नहीं मारोगी, किसी को नहीं। मैंने अपना प्यार साबित कर दिया। सोमवती, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। राजेश की बात सुनकर सोमवती धुएं का बवंडर बनकर वहां से गायब हो जाती है। सुरेश राजेश को अस्पताल ले जाता है, जहां पर उसकी जान बच जाती है। कहते हैं उस दिन के बाद सोमवती ने फिर कभी भी किसी से ये नहीं पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? तो ये कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर भेजें, जिससे कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।